अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू QM। कल हमने क्या किया, कल हमने चैप्टर 8 पूरा कर लिया। चैप्टर 8 का यूनिट 2 हमने पढ़ा। यूनिट 2 में क्या था, रेंज थी, वेरिएंस थी, स्टैंडर्ड डिवीजन थी। स्टैंडर्ड डिवीजन हमने लंबे तरीके से करना सीखा, हमने कैलकुलेटर पे करना सीखा और फिर हमने यूनिट 3 भी कर लिया। यूनिट 3 में क्या था, यूनिट 3 में सिर्फ थ्योरी था कि मीन कहाँ फ़ायदेमंद होता है, कहाँ फ़ायदेमंद नहीं होता, मोड कहाँ फ़ायदेमंद होता है, कहाँ फ़ायदेमंद नहीं होता, और हमने सवालात स्टार्ट कर दिए। अब कल की क्लास से अब तक मुझे क्या फ़ीडबैक मिला है, एक तो ये मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि हमारा कैलकुलेटर पे ग्रुप डाटा का आंसर निकालते हुए मसला आ रहा था, वो मैंने कहा था देखेंगे, इंशाल्लाह भी देखते हैं। दूसरी चीज़ ये कि अभी एक भाई ने मुझे कहा है कि सिंबल्स जो क्लास में यूज़ होते हैं उनके ऊपर थोड़ी रोशनी डालें। तो सिंबल्स अब तक हमने स्टैट में कितने सारे पढ़े हैं अभी देख लेते हैं। एक सिंबल तो हमने पढ़ा है ये, इसे कहते हैं सिग्मा, और ये कहाँ यूज़ होता है, जब हम किसी भी चीज़ के सम की बात करें। जैसे अगर हमारे पास है 4, 5, 6, तो इन सारों का अगर सिग्मा कहूँ सिग्मा, तो सिग्मा क्या होगा, 4, 5, 6, मतलब इनका सम आ जाएगा आपके पास आ जाएगा 15। ये सिग्मा जो है ये इन सारों का सम है। इसके अलावा हमने और क्या सिंबल अब तक पढ़ा है स्टैट में। एक सिंबल हमने इस तरह का पढ़ा है, 6 को आप थोड़ा सा टेढ़ा कर दें तो ये सिंबल यूज़ होता है स्टैंडर्ड डिवीजन के लिए, लेकिन बुक में कई जगह ये सिंबल यूज़ नहीं हुआ। सिंपल एस से भी स्टैंडर्ड डिवीजन को उन्होंने रिप्रेजेंट किया हुआ है। इसके अलावा और कोई सिंबल आता है इंशाल्लाह तो उसके ऊपर भी बात करेंगे। अब तक हमने मतलब कुछ ज़्यादा सिंबल्स पढ़े नहीं। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि हम कल देख रहे थे स्टैंडर्ड डिवीजन थ्रू कैलकुलेटर। तो मैंने आपको जब अनग्रुप डाटा का दिखाया था ये सवाल, तो आंसर बिल्कुल एक्यूरेट आया था, लेकिन जब हम ग्रुप डाटा की तरफ गए तो हमारा थोड़ा सा आंसर में मसला आ रहा था, और उसके ऊपर मैंने रिसर्च किया है और मैं आपको अभी बताता हूँ ग्रुप डाटा का सवाल आपने किस तरह सॉल्व करना है स्टैंडर्ड डिवीजन का कैलकुलेटर पे। कौन सा सवाल हम इशू आ रहा था, ये। अच्छा जी, ये हमारे पास आ गया, ये था कि दूसरा था, ये हमने सॉल्व कर लिया था। 1.154 ही हमारा कैलकुलेटर कह रहा था। इस सवाल में ये सवाल ज़रा देख लेते हैं। हमारे पास डाटा क्या है, हमारे पास x है और हमारे पास फ्रीक्वेंसी है। हम इसे सॉल्व कर रहे थे, इससे x और इससे y कंसिडर करके, जिसकी वजह से हमारा एरर आ रहा था। आइए देखते हैं कि ये सवाल फ्रीक्वेंसी जब आपको गिवन है तो आपने इसे y कंसिडर नहीं करना, आपने इसे x ही कंसिडर करना है, और आपको एक और सेटिंग ऑन करनी पड़ेगी कैलकुलेटर में जाके। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसका प्रोसीजर बताता हूँ। सबसे पहले आप जाएं सेटअप पे, साथ लिखी जाते हैं। स्टेप 1 ये कि आपने सेटअप पे क्लिक करना है। सेटअप से आपके पास आ जाएंगे ऑप्शंस, आपने इक्वेशन सॉल्व करनी है, क्या करना है। स्टेप 2 आपने जाना है ऑप्शन नंबर 3 विच इज STAT। ऑनलाइन वालों कैलकुलेटर हाथ में रखो, साथ साथ देखते रहो। स्टैट पे आपने क्लिक कर दिया। ऑप्शन 3 वो आपसे पूछता है कि बताएं आपने कौन सा सिंबल, किस तरह का सवाल सॉल्व करना है, 1 डैश वेरिएबल वाला सवाल या a+bx यानी कि 2 वेरिएबल्स वाला सवाल। अब यहां तक तो हम बिल्कुल क्लियर थे, यहां से आगे 1 वेरिएबल का सवाल जो एक दफा दोबारा कर लेते हैं, पिछला वाला ये जो सवाल था, इससे ऊपर ये सवाल 1 वेरिएबल वाला, हमारे पास सिर्फ एक वेरिएबल विच इज x, तो 1 वेरिएबल वाला कर लेते हैं। 1 पे आपने क्लिक किया, आपके पास कैलकुलेटर पे, मैं इधर लेके जा रहा हूं, इस तरह का व्यू आएगा। यहां लिखा होगा x और यहां नंबर्स आ रहे होंगे 1, 2, 3। अब यहां आपने नंबर्स एंटर करने हैं। हमारे नंबर्स एग्जैक्टली क्या हैं, 50, 51, 48। आपने कैलकुलेटर पे लिखना है 50, 51, 48, और बाकी 2 नंबर्स हमारे पास 51, 49, 51। हाँ जी, यहां तक सब पहुंच गए। यहां तक सब पहुंच गए, सुनने में आ रहा है। नंबर 4 क्लिक AC, जो बड़ा लाल बटन है, मैं आगे ब्रैकेट में लिख भी रहा हूं। रेड बटन आपने दबाया तो डाटा गायब हो गया, आगे लिखा हुआ आ रहा है 0। अब क्या करना है, आपने दबाना है Shift 1, स्टेप 5 Shift +1। इससे आपके पास एक नया मेन्यू आ जाएगा। इस मेन्यू में आपके पास मल्टीपल तरह के ऑप्शंस है, आप सम निकाल लें, आप वेरिएंस निकाल लें, आप डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लें। तो स्टेप 6 आपने क्लिक करना है 5 विच इज वेरिएंस। ये वाली मेन्यू भी आ गई।
स्टेप 7, वो आपके पास मजीद ऑप्शंस हैं, आप क्या निकालना चाहते हैं, आप n निकाल सकते हैं। n हमें मतलब कैलकुलेटर से पूछने की ज़रूरत नहीं है, हमारी आंखें हमें बता रही हैं कि 1 2 3 4 5 6 n है। इसके अलावा हमारे पास क्या निकालने का ऑप्शन है, एक इस तरह का सिंबल बना हुआ आ रहा होगा जो कि सिंबल होता है आपका एवरेज का, x बार मीन्स कि x का मीन, हम इनका मीन भी निकाल सकते हैं। ऑप्शन 3 आपके पास इस तरह का होगा, x टेढ़ा वाला n और टेढ़ा वाला 6, और चौथा ऑप्शन आपके पास होगा x n-1। ये स्टैंडर्ड डिवीजन का साइन है, तो हमें इससे गर्ज है, हमें स्टैंडर्ड डिवीजन निकालनी है n वाली। ये n-1 वाली स्टैंडर्ड डिवीजन भी यूज़ होती है आगे जाके, लेकिन फिलहाल हमें इससे गर्ज नहीं। आप क्लिक करेंगे ऑप्शन नंबर 3 पे। ऑप्शन 3 पे क्लिक किया, इज इक्वल टू पे क्लिक किया, तो आपके पास स्टेप 8 आपके पास आंसर आया 1.154। बुक ने क्या किया, इनका एवरेज लिया, फिर इनका एवरेज से सम लिया, फिर उन सबको स्क्वायर किया, फिर फॉर्मूले में वैल्यूज पुट की, तो आंसर आया 1.154। हमने डायरेक्ट कैलकुलेटर पे वैल्यूज 6 ये वैल्यूज पुट की, तो हमारा आंसर आया 1.154। 1.154 पे सारे पहुंच गए? नहीं, एक भाई का हमारा कैलकुलेटर थोड़ा सा यूनिक है, तो इन्हें ये एक तो 1.54 है लेकिन 1.6 नहीं ना, आपको तो इससे गर्ज है स्टैंडर्ड डिवीजन से, ये तो एस स्क्वायर करके है, इससे आपको गर्ज नहीं। आपने स्टैंडर्ड डिवीजन निकाली थी, वो आपकी निकल आई है। अच्छा जी, यहाँ तक सब ओके हैं, यहाँ तक हम कल भी ओके थे। मसला आ रहा था हमारा फ्रीक्वेंसी वाले सवाल में, तो अब फ्रीक्वेंसी वाले सवाल पे आ जाते हैं। यहाँ तक तो हमारा सेम है, 1 वेरिएबल तक। अब करना कुछ यूं है कि आपके पास फ्रीक्वेंसी गिवन है और आपके पास x गिवन है। ये असल में 2 वेरिएबल्स नहीं है, अभी भी आपके पास एक ही वेरिएबल है। फ्रीक्वेंसी आपने निकालनी है, तो इससे नेक्स्ट स्टेप ये है, यहां मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं, इन केस ऑफ फ्रीक्वेंसी अगर आपको f गिवन है, f को आपने y नहीं अज्यूम करना। इन केस ऑफ फ्रीक्वेंसी स्टेप 4 आपके पास है, आप दबाएंगे शिफ्ट प्लस सेटअप। हाँ जी, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे होंगे, मैथ, लाइन, डिग्रीज, रेड, ग्रेडियंट, फिक्स, साइंटिफिक, नॉर्मल, इस तरह का व्यू आ रहा है। ठीक है, एक दफ़ा जो आपका सर्कल है, स्टेप 5, सर्कल से नीचे वाला बटन दबाना है, मतलब डाउन जाना है, आपके पास एक नई मेन्यू खुल जाएगी। नई मेन्यू लोगों को नज़र आ रही है, ABC लिखा है, कॉम्प्लेक्स लिखा है, स्टैटिस्टिक्स लिखा है, डिस्प्ले लिखा है। ठीक है, इसमें हमें गर्ज है किस ऑप्शन से, ST80, ऑप्शन 4 विच इज ST80। ऑप्शन 4 पे क्लिक करें। वेरी गुड। नेक्स्ट स्टेप आपके पास कैलकुलेटर पे लिखा रहा होगा फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी ऑन ऑफ। तो हमें इस तरह के सवाल सॉल्व करने के लिए फ्रीक्वेंसी वाला ऑप्शन करना पड़ेगा ऑन। तो आपने फ्रीक्वेंसी 1 पे क्लिक करेंगे तो फ्रीक्वेंसी ऑन हो गई, आपने ऑन पे क्लिक कर दिया। अब आप वापस घूम फिर के जाएं इस ऑप्शन पे, स्टेप 3 पे, आपने सेटअप में गए, स्टैट्स में गए और 1 वेरिएबल वाला ऑप्शन में गए, तो आपके पास नए तरह का व्यू आएगा। पहले आपके पास व्यू आता था सिंपल एक्स का, अब आपके पास नया व्यू आएगा FREQ, फ्रीक्वेंसी भी सामने लिखा होगा। अब आप ये वैल्यूज पुट करेंगे, आपका डेफिनेटली आंसर आएगा और सही आएगा। वैल्यूज पुट की 0 1 2 3 4, फ्रीक्वेंसी में आगे फ्रीक्वेंसी लिख दी, 8 7 3 1 1। बाकी स्टेप्स पिछली दफ़ा वाले ही हैं। स्टैट्स में गए, वेरिएंस में गए, स्टैंडर्ड डिवीजन पे क्लिक किया तो आंसर आया 1.09544। सारी अवाम का कुछ इस तरह का आंसर आया है, उस साइड वाली अवाम का इस तरह का आंसर आया है। निकालो यार, निकाल लो। पुराना वाला तरीका वही कि आपने
शिफ्ट प्लस 1 पे क्लिक किया है, वो आपसे पूछ रहा है वेरिएंस निकालनी है, सम निकालना है, क्या निकालना है। वेरिएंस में गए, फिर स्टैंडर्ड डिवीजन वाले उस पर क्लिक किया तो आपके पास आंसर आ गया 1.095। बुक का आंसर क्या है 1.095। सो ये था तरीक़ेकार फ्रीक्वेंसी के केस में। अब जब आप दोबारा सिंगल फ्रीक्वेंसी वाला सवाल करोगे तो आपने इसी तरह शिफ्ट प्लस सेटअप में गए, स्टैट में गए और फ्रीक्वेंसी ऑफ कर दी, तो अब वापस आपका कैलकुलेटर पुरानी हालत में चला गया। वो उन्होंने कॉमे की जगह पॉइंट डाल दिया, एग्जैक्टली आंसर यही आता है। अब लंबे रूट से भी करके देख ले, मैंने कल किया था कि 1000 कैसे आ सकता है, तो ये कैलकुलेटर पे भी वो तो उसका राउंडिंग का वो है ना, मतलब 4 को आप राउंड डाउन करें क्या बनेगा 1.095 ही बनेगा। अच्छा वंस अगेन ये कैलकुलेटर चूँकि थोड़ा सा यूनिक है, स्टेटिस्टिक में गए, वन वेरिएबल में गए, आपका तो ऑलरेडी फ्रीक्वेंसी वाला ऑप्शन आ रहा है। हाँ जी आ रहा है, लेकिन आंसर सेम नहीं आ रहा। देख लेते हैं 0 1 2 3 4, फ्रीक्वेंसी आपके पास 87311। नेक्स्ट क्या करते होते थे इस वाले उस पर, ऑप्शन था शिफ्ट के नीचे, शिफ्ट के नीचे ऑप्शन, हाँ। स्टेप 2 वन वेरिएबल कैलकुलेशन, स्टैंडर्ड डिवीजन 1.095। वंस अगेन आ तो रही है यार 1.095, हमें क्या चाहिए 1.095। हाँ जी चारों में से इनमें किधर जाना है, हम कैलकुलेटर के बहुत करीब खड़े हैं कैमरे के। n मीन्स के कितने सारे नंबर हैं, 6 हैं। दिस मीन्स x बार मीन्स एवरेज, कि इन सारों का एवरेज ले लें। एवरेज हमें वैसे भी लेना आता है, हम यहाँ से भी ले सकते हैं। ये स्टैंडर्ड डिवीजन का साइन है, टेढ़ा किस्म का 6, और ये भी स्टैंडर्ड डिवीजन n-1 वाले ही हम आगे जाके यूज़ करेंगे, फिलहाल हमें इससे गर्ज है। 3 पे क्लिक किया 1.095, आखिरकार हमारी आवाम आंसर पे पहुंच गई। अच्छा जी ये था हमारा कल का थोड़ा सा लेफ्ट ओवर टॉपिक। अब वापस आते हैं जो हमारा आज का मेन कंसर्न था, दैट इज़ कि हमने ये एक्सरसाइज करनी है पूरी। 8.19 कल कर लिया था, सवाल नंबर 1 से लेके 19 में किसी को कोई इशू, कल किसी ने कोई प्रैक्टिस करने की कोशिश की हो, कोई इशू आया हो? 12 वाला, वापस चलते हैं 12 वाले पे। मीडियन ऑफ दिस, अच्छा इससे रिलेटेड मैंने आपको कल एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, वो मैं आपको रिफ्रेश करा देता हूं। अब तक हमने जितने भी मीडियन के सवाल देखे वो उसमें होते थे ऑड नंबर्स। इवन नंबर के केस में फॉर्मूला थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। हमारे पास होते थे ऑड नंबर 1 2 3, मिडिल फिगर क्या है 2। हमारे पास नंबर होते थे 1 2 3 4 5, मिडिल फिगर क्या है 3। अगर हमारे पास इवन नंबर हो जाए 1 2 3 4 5 6, अब क्या करें? फॉर्मूला हमारा कहता है n+1/2। n हमारे पास कितना है 6, 6+1/2 क्या निकलता है 3.5। अब 3.5 मीन्स कि थर्ड नंबर और फोर्थ नंबर का वो ले लें एवरेज। तो थर्ड और फोर्थ नंबर आपके पास क्या है, थर्ड नंबर है आपके पास 3, फोर्थ नंबर आपके पास 4, दोनों का एवरेज आप कैसे लेंगे 3 + 4 डिवाइडेड बाय 2 विच इज़ 3.5। 3.5 आपका मीडियन है। ये था कॉन्सेप्ट। अब आते हैं सवाल की तरफ। सवाल हमें बता रहा है कुछ नंबर्स, मीडियन ऑफ 2.5, 3.6, 3.1, 4.3, 2.9 एंड 2.3। सबसे पहले तो हमें इन्हें करना है अरेंज। तो 2.3 सबसे छोटा नंबर, उसके बाद क्या है 2.5, उसके बाद क्या है 2.9, उसके बाद है 3.1, 3.6 और 4.3। सो हमारे पास 6 नंबर हैं और थर्ड और फोर्थ नंबर का हमें लेना है एवरेज। तो 2.9 + 3.1 डिवाइडेड बाय 3 होता है पूरा 3.0। तो क्या 3.0 कोई ऑप्शन है? नहीं है। जो भाई नहीं है कह रहे हैं वो ने मैं ये दिखाना चाहता हूँ। अच्छा जी, और किसी सवाल में कोई इशू? कुछ क्वेश्चन है जो कि रिपीटेड है, ज़्यादातर क्वेश्चन इसमें नए हैं। इसमें नए हैं मतलब न्यू है। मतलब रेपिटेशन का क्या फ़ायदा, यहाँ आपको नया मटेरियल मिल रहा है, यहाँ आपको नया। अच्छा जी, हम 19 हमने कल कर लिया था, 8.20 से हमने आज स्टार्ट करना है। व्हाट इज़ द एवरेज फॉर अ स्टूडेंट हु रिसीव ग्रेड्स ऑफ इतने सारे ऑन 3 मिड टर्म टेस्ट
and 79 on a final examination if the final examination counts 3 times as much as 3 of the test. जो फाइनल एग्जाम है वो बहुत ज़रूरी है और वो 3 टेस्टों के बराबर है. अच्छा, तीन टेस्टों के बराबर एक टेस्ट. कितने नंबर उसने लिए उस 3 टेस्टों के बराबर एक टेस्ट में? 79. तो मैंने कहा 79 79 79 3 दफ़ा, और बाकी उसके टेस्ट में स्कोर क्या था? 85 76 82. 85 76 82. अब आपके पास नंबर्स आ गए, 6 नंबर हैं, इन सारों का सम करें, डिवाइड बाय 6 करें, आपके पास आंसर आ जाएगा. ले जी, कैलकुलेटर पे लिखे 79 प्लस 79 प्लस 79 प्लस 85 प्लस 76 प्लस 82 डिवाइडेड बाय 6. क्या वो 80 भी नहीं निकल रहा? सही. सो 80 हमारा आंसर है. जी, क्योंकि उसने कहा था ऐसे 3 दफ़ा लिखो. इफ एंड 79 ऑन द फाइनल एग्जामिनेशन इफ द फाइनल एग्जामिनेशन काउंट्स 3 टाइम्स एज मच एज ईच ऑफ द 3 टेस्ट. इसका दूसरा तर्जुमा ये है कि फाइनल एग्जाम 3 टेस्टों के बराबर है, तो इसलिए हमने उसे 3 दफ़ा लिखा. नेक्स्ट, स्टैटिस्टिक्स की क्लास में 3 सेक्शन थे, 28 स्टूडेंट थे, 32 स्टूडेंट थे, 35 स्टूडेंट थे, और उनके मार्क्स थे 83. एवरेज मार्क्स थे 83, 80 एंड 76. तो बताएं एवरेज ऑफ ऑल 3 सेक्शन. तो ऐसे मौके पे हमें मीन का फॉर्मूला याद होना चाहिए, ग्रुप डाटा के मीन का. क्या आपके पास था उसका फॉर्मूला? आपके पास था सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ. ये था आपका मीन ग्रुप डाटा का. सो आपके पास अब डाटा क्या है? 28 32 35. ये आपके पास है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी कि फ्रीक्वेंसी, और आपके पास ये है 83 80 एंड 76. ये आपके पास क्या आ गया? एफ. आपको सिग्मा एफ चाहिए. सिग्मा एफ आपके पास आएगा 28 प्लस 32 प्लस 35 95. और आपको चाहिए सिग्मा एफ एक्स. तो सिग्मा एफ एक्स हम किस तरह निकालें? ये आपके पास आ गया एक्स, मल्टीप्लाई कर लें 28 इंटू 83 2324. 32 इंटू 80 कितने हैं? 2560. और 35 इंटू 76 आपके पास आ गया 2660. इन सबका सम कर लें. और दिस डिवाइडेड बाय दिस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 7544 डिवाइडेड बाय 95. हाँ जी, इससे मिलता जुलता कोई ऑप्शन है? 79.41 हमारा आंसर. सम ऑफ डिविएशंस फ्रॉम मीन इज ऑलवेज 0. लेकिन हम रट्टा नहीं लगाएंगे, हम एक्सपेरिमेंट इसका करके देख लेते हैं. सम ऑफ डिविएशंस फ्रॉम मीन का क्या मतलब है? आपके पास नंबर हैं 1 2 3 4 5. सम ऑफ डिविएशंस क्या थी? याद करें, कल हमने एक कॉन्सेप्ट सीखा था, ये x माइनस एक्स बार वाला. सवाल पूछ रहा है कि इनका सम हमेशा क्या होता है? तो इनका सम हमेशा 0 होता है. अभी हम एक्सपेरिमेंट भी करके देख लेते हैं. हमारे पास नंबर हैं 1 2 3 4 5. अब हमें क्या निकालना है? मीन से इनका डिफरेंस. मीन क्या है? 1 2 3 4 5 का मीन आप करके देख लें, आपका मीन निकलेगा 3. तो 3 माइनस, मतलब सामने सबके लिख भी लिया 3. अब आपने लेना है इनका डिफरेंस. क्या आएगा? -2 -1 0 1 2. सम ले लें. तो हमारी कॉमन सेंस हमें बता रहा है +1 -1 से कैंसिल, +2 -2 से कैंसिल, पीछे बचा 0. सो ये थियोरेटिकल सवाल था जो कि हमने प्रैक्टिकली भी सॉल्व करके देख लिया. वाकई ऐसा ही है. कुछ एग्जांपल ले लें. सम ऑफ, चलें थोड़ी सी मुश्किल एग्जांपल आप लेना चाहते हैं. 7 10 15 25 36. एक डिजिट और ले लिया 40.
अब 7, 10, 15, 25, 36, 40, पहले हमें इनका मीन लेना है। 40 प्लस 36 प्लस 25 प्लस 15 प्लस 10 प्लस 7, सम इनका बना 133, और 133 डिवाइडेड बाय 6 होता है 22.166। थोड़ा सा राउंड नंबर है लेकिन चलो देख लेते हैं। 22.166 ये एज इट इज सबके सामने आ रहा है। अब हमें लेना है इनका डिफरेंस, तो 7 माइनस 22.166 माइनस 15.166, 10 माइनस ये माइनस 12.166, 15 माइनस 7.166, 36 माइनस 13.834 और 40 माइनस 17.834, इन सारों का सम कर लें। हाँ जी, मेरा आंसर आ रहा है -2.8, और वो इसलिए आ रहा है राउंडिंग ऑफ की वजह से आ रहा है। अगर ये एग्जैक्ट राउंड फिगर होती, आंसर एग्जैक्ट 22 होता तो हमारा आंसर एग्जैक्ट 0 होता। ये पॉइंट्स के डिफरेंस की वजह से हमारे पास हल्का सा डिफरेंस आ रहा है। कॉन्सेप्चुअली इसका सम हमेशा 0 ही होता है और 0 ही होना चाहिए। यहाँ तक किसी को कोई इशू, कोई सवाल है तो पूछ लें। अवाम में खामोशी पाई जाती है, मैं आगे चलता हूँ। अच्छा जी, ये हमने देख लिए थे व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ ऑल थ्री सेक्शन 79.41, ये हमने देख लिया। नेक्स्ट, इफ़ सिग्मा x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, तो x मीन इज, वंस अगेन थ्योरी वाला सवाल, लेकिन लॉजिक से आराम से यूज हो सकता है। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसमें से 7 माइनस किया जाए, ऐसा क्या मीन है जिसमें 7 माइनस किया जाए तो ये 0 है। तो हमने अभी इससे ऊपर वाले MCQ में पढ़ा है कि x माइनस एक्स बार हमेशा 0 होता है। तो ऐसा क्या x हो जिसमें से 7 जो कि मीन है माइनस किया जाए तो आपके पास 0 है, तो आपके पास 7 ही होगा। 7 माइनस 7 0 होता है। नेक्स्ट, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिविएशंस फ्रॉम मीन इज ऑलवेज। अच्छा, अब यहाँ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिविएशंस की बात हो रही है। अगर वो पूछता है कि सिर्फ डिविएशंस की बात है, हम कह देते हैं आराम से 0, लेकिन सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिविएशंस की बात हो रही है। तो वंस अगेन आसान एग्जांपल की तरफ आते हैं। इनका सम क्या बनेगा, इनका स्क्वायर का सम क्या बनेगा? -2 का स्क्वायर 4, 1, 0, 1 और 4। तो ये जो कुछ भी है ये 0 से ज़्यादा ही है, तो हम कहेंगे कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिवीजन इज ऑलवेज मोर देन 0। क्लियर? मोर देन 0 मीन्स कि पॉजिटिव फिगर होगी, माइनस में आंसर नहीं आ सकता। वो तो कुछ भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन डाटा। हमने आसान डाटा अज्यूम किया तो हमारा एक फिगर आएगी 5, मतलब 10 के अंदर अंदर ही आएगी। कॉम्प्लिकेटेड अगर फिगर्स होंगी तो ज़रा मुश्किल फिगर आएगी। नेक्स्ट, एवरेज डेली सेल एंड रिलेटेड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ अली, आतिफ, अहमद एंड अजीम, ये 4 कोई लोग हैं। इनकी 1000 रुपीज़ में 41 एंड 4.3। इस तरह का जब भी डाटा हो तो उसे आप ज़बानी पढ़ने के बजाय इससे इसके टेबल्स बना लिया करें। अच्छा जी, ये 4 बंदे हैं। क्या डाटा हमारे पास गिवन है? हमारे पास है सेल्स और रिलेटेड स्टैंडर्ड डिविएशन। अच्छा, डेली सेल का एक कॉलम बना लिया और हमने एक कॉलम बना लिया स्टैंडर्ड डिविएशन का। अब देख लेते हैं क्या हमारे पास डाटा गिवन है। 41 एंड 4.3, और हमारे पास है 36 एंड 3.2, और इसके अलावा हमारे पास है 26 एंड 2.9, और हमारे पास है 24 एंड 2.5। अब वो पूछ क्या रहा है हमसे? देन द मोस्ट इनकंसिस्टेंट अमंग देम। अनकंसिस्टेंट का मतलब होता है इसमें से किसकी परफॉर्मेंस सबसे ज़्यादा वेरिएबल है, सबसे ज़्यादा मतलब उसमें डिफरेंसेस आते हैं। तो
कल हमने इस तरह कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा था, किसी को अगर याद है, इनकंसिस्टेंसी हम कैसे निकालते होते थे? कोई कोएफिशिएंट होता था, कोई कोएफिशिएंट होता था, वेरी गुड, एस ओवर मीन। तो आपके पास सब केसेस में आपने ये कर लेना है, एस ओवर मीन। तो स्टैंडर्ड डिवीजन आपके पास गिवन है, आपने कैलकुलेटर पे लिखना है 4.3 डिवाइडेड बाय 41 इंटू 100। ये आप 4 दफ़ा करेंगे, आपके पास इन चारों का कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आ जाएगा। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन चारों का निकाल लें, फिर हम डिसाइड कर सकेंगे कौन सा सबसे ज़्यादा इनकंसिस्टेंट है। तो इसका है 10.48%, 3.2 डिवाइडेड बाय 36, ये आपके पास आएगा 8.88%, 2.9 डिवाइडेड बाय 26 होता है 11.15%, और 2.5 डिवाइडेड बाय 24 इंटू 100, यह आपके पास आया 10.41%। तो बताएं कौन सा बंदा सबसे ज़्यादा इनकंसिस्टेंट है? तीसरे नंबर वाला बंदा। और तीसरे नंबर वाला बंदा कौन है? अली, आतिफ एंड अहमद। सो परसेंटेज जिसकी सबसे ज़्यादा, जब सबसे ज़्यादा डाटा जिसमें हिल रहा है, वो तीसरा वाला बंदा है 26 एंड 2.9 वाला। तो नंबर 3 हमारे पास है अहमद साहब। If for two observations deviation from mean are -3 and +3 respectively, then the variance is। अच्छा जी, वेरिएंस का फॉर्मूला हमें अनग्रुप डाटा के केस में याद है, भला क्या होता था? लिख लेते हैं। अनग्रुप डाटा के केस में हमने लिखना होता था x माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय आपका n। तो इस केस में हमारे पास इतना तो हमें याद ही है, अगर 2 ऑब्जर्वेशन है सिर्फ, अच्छा ऑब्जर्वेशन हमारे पास आ गई 2, और इनका डिवीजन फ्रॉम मीन क्या है? एक है +3 और एक है -3, और इनका हमें चाहिए स्क्वायर। सो क्या आपके पास आंसर आएगा? कैलकुलेट कर लें, वही है, नहीं इसका कुछ और ट्रिक है। सिग्मा x माइनस एक्स बार आपके पास है ना, डिवीजन फ्रॉम मीन आर -3 एंड +3, इसका कोई और तरीके का और था, डिवीजन फ्रॉम मीन आर x, इसे इस तरह लिखना है। अब आपके पास x नहीं गिवन, लेकिन हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ये आपके पास निकलेगा भला क्या? ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे इसका आंसर अभी इस टाइम याद नहीं आ रहा है, इंशाल्लाह ये कल देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ अ वेरिएंस इज कॉल्ड। वेरिएंस का स्क्वायर रूट क्या कहलाता है? तो कल हमने देखा था स्क्वायर रूट का हम वेरिएंस ले लेते थे, वेरिएंस का स्क्वायर रूट लेते थे तो हमारे पास जो चीज़ निकलती थी दैट वाज कॉल्ड स्टैंडर्ड डिवीजन। नेक्स्ट, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ 3 नंबर्स आर x + 4 एंड x + 11। अगर x इंक्रीज होता है तो y की वैल्यू में क्या डिक्रीज आएगा? वंस अगेन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का हमारे पास फॉर्मूला था कि स्टैंडर्ड डिवीजन डिवाइडेड बाय मीन। अब हमारे पास मीन में क्या नंबर्स हैं? स्टैंडर्ड डिवीजन जो भी है आपके पास मीन में है x + 4,
और x प्लस 11, तो अगर x इंक्रीज किया जाता है, x इज इंक्रीज, हम को 2x कर दें, 3x कर दें, तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पे क्या असर पड़ेगा? बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है कि अगर हम डिनोमिनेटर इंक्रीज करें तो आपका आंसर हमेशा स्मॉलर होता जाता है। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर पहले 1/4 था, आंसर क्या आएगा? 0.25। अगर आप 1/8 कर दें तो क्या आंसर आएगा? 0.125। तो आपका आंसर डिनोमिनेटर में इंक्रीज करने से डिक्रीज हो जाता है, तो हम कहेंगे कि हमारा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, जिसे हम प्यार से y कहते हैं, वो डिक्रीज हो जाएगा। फॉर द ऑब्जर्वेशन 777 मीन एंड वेरिएंस रिस्पेक्टिवली आर, इससे हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं और हमारा कॉन्सेप्ट भी हम इतना बता सकता है कि मीन 7 है और वेरिएंस 0 है, क्योंकि अब वेरिएंस है ही कोई नहीं, एक ही नंबर बार बार आ रहा है, तो देयर इज 0 वेरिएंस। लेकिन अगर कोई बंदा कहता है कि ऐसी की तैसी मैंने सॉल्व करना है, तो ऐसे जैसे सॉल्व भी कर लेते हैं। हम गए स्टैट में, हम गए 1 वेरिएबल में, हमने लिखा 777, हम गए स्टैट वेरिएंस वाले ऑप्शन में, हमने वेरिएंस पे क्लिक किया, तो कैलकुलेटर के मुताबिक वेरिएंस है 0। तो कॉन्सेप्ट के थ्रू भी सवाल सॉल्व हो सकता था, कैलकुलेटर से भी। हमारा आंसर है 7 and 0, मीन 7 और वेरिएंस 0। नेक्स्ट, वेरिएंस ऑफ इतने सारे नंबर इज दिस। अच्छा, देन द वेरिएंस ऑफ 8, 5, 8, 10, 15, 13 एंड 17 इज। वंस अगेन, इससे हम कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हैं और हमारा कॉन्सेप्ट भी हमें सॉल्व करवा सकता है कि इन नंबरों और इन नंबरों का आपस में क्या रिश्ता है। और से देखिए, कुछ रिश्ता तो है। 2 में 3 ऐड करो तो 5 बन जाता है, 5 में 3 ऐड करो तो 8 बन जाता है। तो इससे हमारी वेरिएंस पे क्या असर पड़ेगा? हमारी वेरिएंस पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा। वही नंबर है, उनके दरमियान पहले भी इतना फासला था, अब भी उतना ही फासला है। अगर 2, 5, 7 है और बाद में जाके 5, 8, 10 बन जाएंगे, इनके दरमियान अभी भी उतना ही गैप है जितना पहले यहाँ 3 का था, अभी भी यहाँ 3 का है, यहाँ मतलब 2 का था, यहाँ अभी भी मतलब है। तो इस केस में हमें पता लगेगा कि वेरिएंस अभी भी हमारी 17.04 ही होगी। ये तो था हमें कॉन्सेप्ट से, लेकिन हम कहते हैं कि हमने इसे कैलकुलेटर से भी सॉल्व करना है, तो वो भी आप करके देख सकते हैं। स्टैट में गए, ऑप्शंस में गए, डाटा लिखा 5, 8, 10, 13 और 17, तो आपके पास आंसर आएगा स्टैंडर्ड डिवीजन का, वेरिएंस 17.04। तो 17.04 है हमारा आंसर। नेक्स्ट, वही चीज थोड़ा सा लेकिन डिफरेंस, इसके और इस डाटा के बीच में रिश्ता थोड़ा सा चेंज हो गया। अब नया रिश्ता इनका आपस में क्या है? 2, 3 = 6, 5, 3 = 15। अब प्लस के बजाय चीज मल्टीप्लाई हो रही है, तो लॉजिकली स्पीकिंग हमारे वेरिएंस पे क्या असर पड़ना चाहिए? एक भाई ने कहा नहीं पड़ेगा, मैं डिसएग्री करता हूं। मेरे ख्याल से असर पड़ेगा स्क्वायर का। 3 स्क्वायर से आप वेरिएंस मल्टीप्लाई कर देंगे। स्क्वायर क्यों? क्योंकि याद करें, स्टैंडर्ड डिवीजन का स्क्वायर लो तो वेरिएंस आता था। तो अगर स्टैंडर्ड डिवीजन की बात होती फिर तो आपकी स्टैंडर्ड डिवीजन 3 से मल्टीप्लाई होती, लेकिन वेरिएंस स्टैंडर्ड डिवीजन का स्क्वायर होता है, इसलिए हम कहेंगे कि ये जो है आपका एग्जिस्टिंग वेरिएंस, इसमें आप 3 स्क्वायर से आप इसे मल्टीप्लाई करें तो आपके पास नया वेरिएंस आएगा 17.09 into 9। एक भाई ने कहा लॉजिक समझ नहीं आई, दोबारा देख लेते हैं। उसने हमें कुछ नंबर दिए, उसने हमें कुछ और नंबर दिए, उसने कहा कि इन नंबरों का वेरिएंस ये है, तो उन नंबरों का वेरिएंस क्या होगा? इससे मिलता जुलता सवाल हमने अभी देखा कि अगर कुछ नंबरों में एग्जैक्ट सेम नंबर ऐड किया जाए तो वेरिएंस पे कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन इस केस में नंबर ऐड नहीं हो रहा, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इस केस में आपका, अगर वो पूछता कि स्टैंडर्ड डिवीजन पे क्या असर पड़ेगा, तो हम कहते हैं कि स्टैंडर्ड डिवीजन उतने नंबरों से आपके पास मल्टीप्लाई हो जाएगी। लेकिन स्टैंडर्ड डिवीजन को हमसे नहीं पूछ रहा है, वो हमसे पूछ रहा है वेरिएंस। और वेरिएंस क्या होती है? वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिवीजन का आपस में क्या रिश्ता है? वेरिएंस होता है स्टैंडर्ड डिवीजन का स्क्वायर। तो जिस नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है उसके स्क्वायर से आप पुरानी वेरिएंस मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आ जाएगी नई वेरिएंस। लेकिन
इससे सॉल्व करने का दूसरा कैलकुलेटर वाला तरीक़ेकार भी है। कैलकुलेटर पे जाएं, डाटा में लिखें ये जो आपके पास नए नंबर हैं 6, 15, 21, 30 एंड 42। स्टैंडर्ड डिवीजन आपके पास आती है 12.383, लेकिन आपको स्टैंडर्ड डिवीजन नहीं चाहिए, आपको वेरिएंस चाहिए, तो इसका स्क्वायर ले लें, आपके पास आएगा आंसर 153.36। क्या एग्जैक्टली ये आंसर हमारे पास है? तो ये हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते थे। हमारा आंसर है 153.36। नेक्स्ट, इफ सेम कांस्टेंट, ये हमने सवाल अभी भी किया है, अगर सेम कोई कांस्टेंट ऐड किया जा रहा है हर ऑब्जर्वेशन को, तो वेरिएंस पे क्या असर पड़ेगा? वेरिएंस पे कोई असर नहीं पड़ेगा, अभी हमने इस सवाल में देखा था। इफ सम कांस्टेंट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑब्जर्वेशन, वही सवाल दोबारा से, अगर हम कोई एक सेम कांस्टेंट माइनस करेंगे तो क्या होगा वेरिएंस के साथ? ये सम है, सम कांस्टेंट इज ऐड। हाँ, तो ऐड करो या लेस करो, आपकी वेरिएंस तो सेम रहेगी। एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं अगर यकीन नहीं आ रहा। आपके पास नंबर्स थे 1, 2, 3, 4, 4 आपके पास नंबर थे, आपने लेना है वेरिएंस। कैलकुलेटर से ले लेते हैं। स्टैट्स में गए, 1 वेरिएबल में गए, 1, 2, 3, 4। वेरिएंस में गए, स्टैंडर्ड डिवीजन आपके पास आई 1.11, लेकिन हमें चाहिए वेरिएंस। हमने स्क्वायर पे क्लिक किया तो आपके पास आ गया 1.25 है इन 4 नंबरों की वेरिएंस। इनमें सेम कांस्टेंट आप ऐड कर दें, 1 में ऐड करें 3, क्या बनेगा? 4, 5, 6, 7। इन चारों का वेरिएंस लें जरा। स्टैट में गए, वेरिएंस में गए, 4, 5, 6, 7। वेरिएंस पे क्या असर पड़ा जब हमने सेम कांस्टेंट ऐड किया? आपके सामने कुछ भी असर नहीं पड़ा। तो ये कॉन्सेप्ट है, अगर सेम नंबर ऐड हो रहा है तो वेरिएंस पे कोई असर नहीं पड़ेगा। और ये हमने सिर्फ रट्टा नहीं लगाया, हमने एक्सपेरिमेंट भी करके देख लिया कि वाकई ऐसा है। अच्छा जी, आगे चलें। Next, if each observation from a given data set is multiplied by constant x, the variance will increase by x square number of times। ये भी हमने अभी देखा है, इसके भी एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं। x मल्टीप्लाई हो रहा है तो वेरिएंस पे क्या असर पड़ेगा? मल्टीप्लाई, कोई नंबर बताएं जिससे हम इसे मल्टीप्लाई करें। 3। 1 3 3, 2 3 6, 3 3 9 और 4 3 12। इनका वेरिएंस ले जरा। 3, 6, 9, 12। कैलकुलेटर के मुताबिक वेरिएंस है 3.3541। इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? 3.3, अच्छा सॉरी, ये तो वो है आपका स्टैंडर्ड डिवीजन है। स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वेरिएंस आएगा स्क्वायर जा। आंसर आया 11.25 नया वेरिएंस। 11.25 और 1.25 के बीच में आपस में क्या रिश्ता है? 11.25 डिवाइडेड बाय 1.25, दिस 9 टाइम्स। हमने 3 से मल्टीप्लाई किया था लेकिन हमारा वेरिएंस 9 गुना बढ़ गया, यानी कि जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया था उसके स्क्वायर गुना आपकी वेरिएंस जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो हम आंसर चूज करेंगे इंक्रीज बाय एक्स स्क्वायर नंबर ऑफ टाइम्स। नेक्स्ट, इफ ईच ऑब्जर्वेशन फ्रॉम अ गिवन डाटा सेट इज डिवाइडेड बाय कांस्टेंट x, द वेरिएंस विल। तो सिर्फ डिवाइड की बात हो रही है, तो डिवाइड के केस में क्या होगा? डिक्रीज बाय एक्स स्क्वायर नंबर ऑफ टाइम्स, कि उतने गुना, उतने स्क्वायर गुना से हो जाएगा, मतलब कम हो जाएगा। नेक्स्ट,
फॉर द वैल्यूज -2, -5, -7 और 10 वेरिएंस क्या है। तो वंस अगेन इसे भी करने के दो तरीके, एक तो ये कि अभी हमने सवाल सॉल्व किया था 2, 5, 7, 10, 2, 5, 7, 10, इनका हमें वेरिएंस पता था 17.04, तो 17.04 हमें सामने नज़र आ रहा है, 17.04 ऑप्शन है। लेकिन एक उसने जो हमें कन्फ्यूजन डालने की कोशिश की, 17.04 दो दफ़ा है, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, हमें कौन सा सेलेक्ट करना चाहिए। फिगर्स तो सारी माइनस में, स्क्वायर होके प्लस हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे ही। आप बेशक कैलकुलेटर पे करके देख लें, आपका आंसर पॉजिटिव 17.04 ही आएगा। हमारा आंसर है 17.04। नेक्स्ट बिल्कुल इजी, बताएं अगर वेरिएंस 81 है तो स्टैंडर्ड डिवीजन क्या होगी, 9। और वंस अगेन सवाल ने हमें कंफ्यूज करने की कोशिश किया, 3 दफ़ा उसने 9 बता दिया, प्लस -9, 9 या -9, तो हमें पता है कि स्टैंडर्ड डिवीजन वेरिएशन वगैरह हमेशा पॉजिटिव नंबर होते हैं। नेक्स्ट 50th परसेंटाइल, 5th डेसाइल और 2nd क्वार्टाइल और मीडियन आपस में क्या रिश्ता है। अज्यूम कर लेते हैं नंबर। वैसे तो अगर हमारा कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है तो हम वैसे इन्हें डायरेक्टली पहचान सकते हैं, ये सारे एक ही नंबर के 4 नाम हैं। लेकिन हम थोड़ा सा डाटा अज्यूम कर लेते हैं, 1 से लेके 10 तक हमारे पास नंबर्स हैं, ये 1 है, ये 10 है। अच्छा जी, 50th परसेंटाइल, 10 को 50% से मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास क्या आंसर आएगा, फिगर नंबर 5। ये हमारा निकल आया 50th परसेंटाइल। नेक्स्ट उसने कहा है 5th डेसाइल। डेसाइल का निकालने का तरीकेकार क्या था, आपने उसके टुकड़े करने हैं 10, तो 10 के 10 टुकड़े लेकिन 5 दफा, आपके पास आंसर क्या आएगा, 5। आपका जो है 5th डेसाइल वो भी 5 है। नेक्स्ट आपके पास है 2nd क्वार्टाइल। 2nd क्वार्टाइल का क्या डाटा था, निकालने का क्या तरीकेकार था, क्वार्टाइल कितने होते हैं, डिवाइडेड बाय 0.25 इंटू 2, 2nd क्वार्टाइल की बात हो रही है, आपके पास आंसर आएगा 5, वो भी यही है। और आखिरकार मीडियन, 1 से लेकर 10 आपके पास नंबर है, एग्जैक्ट मिडिल फिगर आपके पास क्या होगी, आपके पास 5 ही होगी। तो हम कह सकते हैं कि ये सारे के सारे इक्वल होते हैं, सारी सेम चीज़ होती है। नेक्स्ट, measure of variation which measures the length of interval which contains the middle 50% of the data। once again इसी डायग्राम को हम यूज़ कर सकते हैं। मिडिल 50% डाटा जो यूज़ होता है, ये 1st क्वार्टाइल है, ये 3rd क्वार्टाइल है, 50% डाटा आपका इधर ही पाया जा रहा है। तो इस चीज़ को हम क्या कहते होते थे, ऐसे हम कहते थे इंटर क्वार्टाइल रेंज, सॉरी सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। 50th परसेंटाइल वाला यार, परसेंटाइल्स, डेसाइल्स और क्वार्टाइल्स निकालने के हमने तरीकेकार सीखे थे। किसी चीज़ के 100 टुकड़े करो, आपका निकलता था परसेंटाइल, किसी चीज़ के 10 टुकड़े करो तो आपका निकलता था डेसाइल, और किसी चीज़ के 4 टुकड़े करें तो आपके पास निकलता था क्वार्टाइल। वो हमसे पूछ रहा है कि इन सारों में आपस में रिश्ता क्या है, 50th परसेंटाइल, 5th डेसाइल और 2nd क्वार्टाइल और मीडियन। मीडियन तो हमें वैसे ही पता है कि बिल्कुल मिडिल वाली फिगर होती है, तो 4 क्वार्टाइल्स का बिल्कुल आधा 2nd क्वार्टाइल नहीं होगा क्या, 10 डेसाइल्स का बिल्कुल आधा 5th डेसाइल नहीं होगा क्या, 100% का बिल्कुल आधा 50% नहीं होता। तो ये कॉन्सेप्ट था। ये चारों एक ही चीज़ हैं, चारों एक ही चीज़ के 4 नाम हैं, चारों बराबर हैं। क्लियर? अच्छा जी, हम कहाँ पहुँचे थे, स्टेटिस्टिकल मेजर्स विच डिफाइन द सेंटर। हाँ जी, सेंटर के बारे में जो हम एक्सपेरिमेंट्स करते होते थे उसे क्या कहते होते थे, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसमें मीन, मीडियन, मोड वगैरह आता होता था। Statistical measures which provide a measures of variability among observations। observations के दरमियान कितनी कोई वेरिएशन पाई जा रही है उसे क्या कहते हैं, हमने अभी कल ही पढ़ा था, measures of dispersion। arithmetic mean for a set of data with 6 observations was calculated as 30। however पता चला कि 31 गलती से लिखा गया, 31 लिखना चाहिए था,
वो गलती से 13 लिखा गया, तो बताएं सचमुच का मीन, असल मीन क्या होना चाहिए था। ये एक अच्छा टेक्निकल सवाल है, इससे हम सॉल्व करके देख लेते हैं। अच्छा जी, हमारे पास डेटा गिवन है, अरिथमेटिक मीन वॉज कैलकुलेटेड एज 30। इसका क्या मतलब है, 30 लिखा गया होगा, 30 आंसर आया होगा, ऑब्जर्वेशन है आपके पास 6, और यहां आपके पास इन सारी ऑब्जर्वेशंस का सब है। तो आपके पास मीन भी गिवन है, आपके पास एन भी गिवन है, तो क्या आप एक्स नहीं निकाल सकते? आप एक्स डेफिनेटली निकाल सकते हैं। 30 को आपने 6 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आंसर आ गया x इज इक्वल टू 180। कोई 6 फिगर्स थी जिनका सम मिला के बनता है इन 6 फिगर्स का, वो जो भी थी x1 x2, इन सारों का सम मिला के बना 180। यहां तक हमारा सवाल आधा सॉल्व हो गया, हमने निकाल लिया कि इन सारों का सम क्या था। हाउएवर ड्यूरिंग डेटा इनपुट एन ऑब्जर्वेशन वैल्यूइंग 31 was considered 13 by mistake, यानी कि 180 में 31 लिखना था और 13 लिखा गया, तो उसमें से -13 क्या प्लस 31 ऐड गया और 6 अभी वहीं का वहीं है, तो आपके पास आ जाएगा नया मीन 180 - 13 + 31 डिवाइडेड बाय 6। हाँ जी, क्या आता है नया मीन? कोई तो निकाल ले। सही 33 हमारे पास ऑप्शन है। नेक्स्ट थ्योरेटिकल सवाल फिर शुरू हो गए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट? फॉर्मूला ऑफ अरिथमेटिक मीन इज सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। क्या सही कह रहा है? सही कह रहा है। अलजेब्रिक सम ऑफ डिविजन फ्रॉम द ऑब्जर्वेशंस ऑफ फ्रॉम देयर मीन इज ऑलवेज जीरो। ये भी हमने थोड़ी देर पहले ही देखा है कि हमेशा डिविजन्स का सम जीरो होता है। हार्मोनिक मीन इज नॉट यूज्ड इन एवरेजिंग स्पीड्स। हार्मोनिक मीन का जिंदगी का एक ही तो मकसद है कि वो स्पीड्स का एवरेज ले सके, तो ऑप्शन 3 ठीक नहीं है, ऑप्शन 1 और 2 बिल्कुल ठीक है। हाँ, तो पहली 2 करेक्ट है ना, वो ऑप्शन तो है नहीं है, बोथ ए एंड बी। एक से ज़्यादा ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, और अक्सर सवालों में एक से ज़्यादा ऑप्शन सही होता है, दोनों पे टिक लगा। मैथ्स में ये चीज़ कम है, लेकिन बाकी सब्जेक्ट्स में आपका काफ़ी इस तरह का इशू आएगा कि मल्टीपल ऑप्शन सही होते हैं, आपने 3 या 2 भी सिलेक्ट करने होंगे, और अकॉर्डिंग टू आई कैप अगर आपने तीनों सेलेक्ट नहीं किया तो आपको 1 नंबर भी उस एमसीक्यू में नहीं मिलेगा। अच्छा जी, सेलेक्ट वन और मोर ऑफ द पॉसिबल करेक्ट ऑप्शंस। मोड वो वाली वैल्यू होती है जिस सेट से ऑब्जर्वेशन के 2 इक्वल टुकड़े हो जाते हैं। तो क्या सही कह रहा है? सही नहीं कह रहा। कौन सी ऐसी चीज होती है जो 2 टुकड़ों में तोड़ती है? मीडियन, बिल्कुल सही। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डिविजन फ्रॉम ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर मीन इज मिनिमम। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डिवीजन, मिनिमम मतलब 0 से ज़्यादा ही होता है, तो हम कह सकते हैं कि मतलब ये भी ठीक है, 0 से ज़्यादा ही होता है तो इसलिए हम मिनिमम कह सकते हैं। ये भी हमारा दोनों सही है। नेक्स्ट, select one of the more possible correct options. Coefficient of variation independent of unit is expressed in percentages. Coefficient of variation का आंसर परसेंटेजेस में आता है। हाँ, परसेंटेजेस में आता है। अभी वो हमने आतिफ अहमद वाला सवाल नहीं किया, 11%, 10%, ये बात सही है। Coefficient of variation is an absolute measures of dispersion, बिल्कुल भी नहीं। मतलब एब्सोल्यूट वो नहीं होता, वो रिलेटिव होता है। अभी हमने अहमद वाला सवाल भी किया था, तो उसमें हम देख रहे थे कि ये 9% है, ये 11% है, तो हमने कहा था 11% वाला जो है वो ज़्यादा मतलब इनकंसिस्टेंट है। नेक्स्ट, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज रिलेटिव। एग्जैक्टली जो मैं पीछे कह रहा था कि रिलेटिव मेजर होता है। आप कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ये देख के नहीं कह सकते कि 12% है तो ये बहुत कम है, ये 16% है ये बहुत ज़्यादा है। आप इसे दूसरी उस तरह की मिलती जुलती चीज़ों से कंपेयर करते हैं, और कंपैरिजन वाले केस में आप कहते हैं कि इट्स अ रिलेटिव मेजर। तो एब्सोल्यूट ये बिल्कुल भी नहीं है, इसके आगे क्रॉस लगाया, ये हमारा ठीक है कि रिलेटिव मेजर होता है। नेक्स्ट, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैन नॉट बी कैलकुलेटेड व्हेन स्टैंडर्ड डिवीजन एंड मीन आर अवेलेबल। कैसी गंदी बातें कर रहा है। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला ही है स्टैंडर्ड डिवीजन डिवाइडेड बाय मीन, तो ये ऑप्शन 4 भी गलत है।
नेक्स्ट, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिवीजन कैन नॉट बी नेगेटिव। सही कह रहा है, सही कह रहा है। कैसे नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव भी आते हैं। वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिवीजन कैन नॉट बी जीरो। किसने का? वेरिएंस। अभी हमने वो 777 वाला सवाल जो सॉल्व किया था उसमें आपका वेरिएंस आई थी जीरो, और जीरो का स्क्वायर भी जीरो ही होता है, जीरो का स्क्वायर रूट भी जीरो। तो यस, इट कैन बी जीरो। तो इट कैन बी जीरो, इससे हम एग्री करते हैं। और वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिवीजन डज नॉट चेंज इफ ईच वैल्यू इज मल्टीप्लाइड बाय अ कांस्टेंट। अगर कांस्टेंट से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वेरिएंस चेंज होती है कि नहीं होती? अभी हमने करके देखा था, 1 2 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया था तो आपकी वेरिएंस 9 गुना बढ़ गई थी। तो हम इससे एग्री नहीं करते, क्रॉस कर दिया। सेलेक्ट वन और मोर पॉसिबल आंसर्स। वेटेड अरिथमेटिक मीन इज कंप्यूटेड बाय टेकिंग अकाउंट द रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ ईच टर्म। वेटेड अरिथमेटिक वाली एग्जांपल याद करें, उसमें इंपॉर्टेंस की हमने बात की थी कि उस बंदे को कौन सी चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये ऑप्शन ठीक है। ज्योमेट्रिक मीन इज यूजफुल टू वर्कआउट एवरेज ग्रोथ। ये भी ठीक कह रहा है, ग्रोथ हमेशा परसेंटेजेस में होती है, तो परसेंटेजेस का एवरेज हम किस तरह लेते हैं? ज्योमेट्रिक मीन से। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज एन एब्सोल्यूट मेजर, बिल्कुल साफ इनकार, इट इज अ रिलेटिव मेजर। फॉर द फॉलोइंग डाटा कंप्यूट मीन। सो क्या हम इस तरह के ग्रुप डाटा का मीन कंप्यूट करना आता है हमें? हाँ जी आता है। 0 1 2 3 एक्स से आप फ्रीक्वेंसी आपके पास 5 3 2 1। आपके पास इनका सम आना चाहिए, तो 0 5 ज़ा 0, 3 1 ज़ा 3, 2 2 ज़ा 4, 3 1 ज़ा 3। इन सारों का सम क्या बना? 10 डिवाइडेड बाय आपका ये सिग्मा क्या था? नहीं, फ्रीक्वेंसीज का सम। 5 + 3 8 प्लस आपके पास आंसर 11। तो 10 डिवाइड बाय 11 0.9 समथिंग होता है, 0.9090 होता है। तो 0.9090 है आपके पास ऑप्शन, तो 909 को उन्होंने करके राउंड अप करके 0.91 बना दिया। नेक्स्ट, इसी डाटा का स्टैंडर्ड डिवीजन मालूम करें। तो अब हमें फ्रीक्वेंसी वाले सवालों का भी स्टैंडर्ड डिवीजन मालूम करना आता है, कर लेते हैं। या इससे बड़े हमने कैलकुलेटर सवाल किए, इसे लंबे रूट से करते हैं ताकि वो भी तरीक़ाकार हमें याद रहे पेपर के लिए। यही हमारे पास डाटा है। मीन हमारे पास था 0.91। जो नहीं आ रही वो पूछ लें भाई साथ साथ। अच्छा जी, अब इसका तरीक़ेकार क्या था? हमने निकालना था स्टैंडर्ड डिवीजन, उसके लिए हम वेरिएंस निकाल के। तो वेरिएंस का आपके पास ग्रुप डाटा के केस में क्या फॉर्मूला होता था, याद है अवाम को? अवाम कह रही है कि नहीं याद। सो कोई मसला नहीं, एक दफ़ा जाके दिखा भी देते हैं आपको, बल्कि स्टिकी नोट्स में आपके पास सारे फॉर्मूलाज होंगे। हमें चाहिए ये वेरिएंस। आया याद किसी को? सो वापस चलते हैं अपने सवाल की तरफ। बल्कि नहीं, वैसे टाइम ज़्यादा ही लग रहा है, इसे कैलकुलेटर पे ही कर लेते हैं। एनीवे, हमारे पास डाटा है, फ्रीक्वेंसी हमें ऑन करनी पड़ेगी डाटा डालने से पहले। ज़ीरो 1 2 3 फ्रीक्वेंसी है आपके पास 5 3 2 और 1। कैलकुलेटर के मुताबिक स्टैंडर्ड डिवीजन है 0.99585। तो क्या 0.99585 को हम 0.959 नहीं कह सकते? ऑप्शन ए। एक साहब चाहते हैं कि उनकी एवरेज प्रॉपर्टी का ग्रोथ रेट निकला है कुछ सालों के लिए, तो वो कौन सी वाली मीन पसंद करेंगे? जिन भाई ने कहा ज्योमेट्रिक, बिल्कुल ठीक कहा। परसेंटेजेस में जो चीज़ होती है वो आपकी ज्योमेट्रिक मीन से निकलती है।
कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकाल दें, बिल्कुल आसान सवाल। स्टैंडर्ड डिवीजन डिवाइडेड बाय मीन इनटू 100। हाँ भाई, कितने परसेंट आंसर? 25%। बिल्कुल सही। नेक्स्ट, अरिथमेटिक मीन फॉर अ सेट ऑफ डेटा विद 4 ऑब्जर्वेशंस इज 50। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अ पॉसिबल ऑब्जर्वेशन? अच्छा सवाल। कोई एक मतलब अरिथमेटिक मीन है किसी चीज़ का, वो है 50। उस 50 में कितनी सारी ऑब्जर्वेशंस हैं? 4। तो 50 इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय 4। तो x कोई सी 4 चीज़ों का सम है। उन 4 चीज़ों के सम में से कौन सी ऐसी फिगर है जो कि नहीं हो सकती? तो पहले तो हमारा कॉमन सेंस हमें ये बता रहा है कि 50 इज इक्वल टू 200 डिवाइडेड बाय 4। कोई सी 4 टर्म्स मिला के 200 हैं। तो अगर कोई सी 4 टर्म्स मिला के 200 हैं तो क्या एक टर्म 250 हो सकती है? 200 भी हो सकती है, 190 भी हो सकती है, 50 भी हो सकती है, लेकिन 250 नहीं हो सकती, क्योंकि 4 चीज़ें मिला के 200 हैं। तो हमने कहा कि 250 कैन नॉट बी एन आंसर। नेक्स्ट, अरिथमेटिक मीन फॉर अ सेट ऑफ डेटा विद 4 ऑब्जर्वेशंस इज 50। व्हाट कैन बी द मैक्सिमम पॉसिबल? वही डाटा, लेकिन अब वो हमसे पूछ रहा है कि बताओ सबसे बड़ी ऑब्जर्वेशन क्या हो सकती है। तो सबसे बड़ी ऑब्जर्वेशन हमारे सामने लिखी है। अगर 4 ऑब्जर्वेशन में 3 0 हैं, तो मैक्सिमम पॉसिबल हमारे पास क्या आंसर आया? 200। नेक्स्ट, अरिथमेटिक मीन ऑफ 3 ऑब्जर्वेशंस इज 12। वो ऑब्जर्वेशंस ऐसी हैं कि उनका कॉमन डिफरेंस बिटवीन देम इज 2। कंप्यूट मीडियन वैल्यू। अच्छा, अब अरिथमेटिक मीन ऑफ 3 ऑब्जर्वेशंस इज 12। 12 किसी चीज़ का अरिथमेटिक मीन है, ऑब्जर्वेशंस आपके पास 3। तो हमें पता चला कि x जो सम है तीनों का वो मिला के वो 36 है। नेक्स्ट हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है? ऑब्जर्वेशन ऐसी हैं कि कॉमन डिफरेंस ऑफ 2 बिटवीन देम, कंप्यूट मीडियन वैल्यू। अब कॉमन डिफरेंस, अब यहाँ थोड़ा सा मैथ का कॉन्सेप्ट यूज़ होगा। जो मैथ पढ़ के आए हैं उनके लिए थोड़ा इजी है, और जो लोग अभी स्टैट वाले हैं उन्होंने बिल्कुल परेशान नहीं होना। ये हम आगे जाके इस तरह के सवाल भी किया करेंगे। फिलहाल अभी मैं सॉल्व आपको करके दिखा रहा हूँ। 36 किसी ऐसी 3 चीज़ों का सम है। 36 इज इक्वल टू आपके पास है x प्लस 2 और x प्लस 2 प्लस 2। यहां तक समझ आ रही है? 36 किसी ऐसी 3 चीज़ों का सम है जिनका आपस में कॉमन डिफरेंस ऑफ 2 है। एक फिगर जो कि x है, अगली फिगर उससे 2 ज़्यादा है और अगली फिगर उससे 4 ज़्यादा है। तो इसका आपके पास आंसर आ जाएगा 36 इज इक्वल टू x प्लस 2 आपके पास आया x इज इक्वल टू 10। अब सवाल हमारा सॉल्व नहीं हुआ, वो हमसे पूछ रहा है कि बताओ मीडियन वैल्यू क्या है। तो हमारे पास x अगर 10 है तो x से अगली फिगर क्या होगी 12, और x उससे अगली फिगर क्या होगी 14। तो 10, 12 और 14 का मीडियन क्या है? x से 10 किस तरह आया? मेरे पास इसका एक छोटा जवाब है और एक लंबा जवाब है। छोटा जवाब मैं आपको अभी दे रहा हूँ, लंबा जवाब मैं आपको क्लास के बाद दूंगा। लेकिन विदाउट एनी कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं। 36 इज इक्वल टू 3x, तीनों एक्सों का सम किया, प्लस 6। 36 माइनस 6 इज इक्वल टू 3x। 30 इज इक्वल टू 3x, x इज इक्वल टू 10। इसका एक दूसरा तरीका भी है, वो इंशाल्लाह फिर कभी किसी क्लास में देखेंगे, आज रहने दें। खैर एनीवे 12 तक सब आवाम पहुंच गई, मीडियन वैल्यू निकालनी थी, निकल गई। अरिथमेटिक मीन ऑफ 3 ऑब्जर्वेशंस इज 15। ओके, ऑब्जर्वेशन ऐसी है कि देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 3 बिटवीन देम। अगर उनमें से यूनिटी ऐड सब्ट्रैक्ट की जाए मिड वैल्यू से, तो बताएं नया वाला मीन क्या बनेगा। उसी तरह का सवाल
तीन चीज़ों का अरिथमेटिक मीन 12 है। 15 इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय 3, यानी कि x आपके पास आ जाएगा 45। अच्छा, x तीन चीज़ों का सम है और ऑब्जर्वेशन का आपस का रिश्ता ये है कि देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 3 बिटवीन देम। इफ यूनिटी इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम मिड वैल्यू ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन, बताएं नया मीन क्या बनेगा। तो पहले तो हम ये ऑब्जर्वेशन निकाल लेते हैं, इनका कॉमन डिफरेंस है 45 इज इक्वल टू x प्लस 3 प्लस x प्लस 3 प्लस 3। तो इसे कॉमन डिफरेंस ऑफ 3 तो कॉमन डिफरेंस ऑफ 3, तो हमने क्या कहा, कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या है। कोई एक फिगर हम अज्यूम अगर कर रहे हैं 10, तो देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 3 बिटवीन देम, तो 10 प्लस 3 इज इक्वल टू 13। इनके बीच में कितना डिफरेंस है। अच्छा जी, अब हमारा x क्या बनेगा, 45 माइनस 9 इज इक्वल टू 3x, 36 इज इक्वल टू 3x और 12 इज इक्वल टू 3 2 12 आएगा इज इक्वल टू x। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास क्या है, आपके पास आ जाएंगी फिगर्स 12, 15 और आपके पास आएगा 18। अब वो कह रहा है कि यूनिटी इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द मिडिल वैल्यू, मिडिल वैल्यू में से 1 माइनस कर दो, 12, 14, 18। अब नया मीन क्या है, तो 12 प्लस 14 प्लस 18 डिवाइडेड बाय 3, आपका नया मीन है 14.667। कैसे मिलता जुलता कोई ऑप्शन है, 14.67। नेक्स्ट, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ a एंड b, दो ऑब्जर्वेशन इज 2.5 एंड स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ a प्लस 3 एंड b प्लस 3 इज। इस तरह के हमने आज बहुत सारे सवाल किए हैं। कोई सी दो स्टैंडर्ड डिवीजन हैं उनका, कोई से दो नंबर हैं उनकी स्टैंडर्ड डिवीजन है 2.5, तो बताएं उनमें हम सेम नंबर ऐड कर दें तो क्या असर पड़ेगा। तो हमने क्या सीखा था, वेरिएंस पे क्या असर पड़ता होता है सेम नंबर ऐड करने से, कुछ भी नहीं असर पड़ता, 2.5 ही हमारा आंसर रहेगा। और हमारा सब ऑप्शन तकरीबन कंप्लीट हो गए हैं, बस 4 सवाल रह गए, इंशाल्लाह ये करके ऑफ करते हैं। नेक्स्ट, स्टैंडर्ड डिवीजन 2.5 है, तो बताएं 3a और 3b की क्या स्टैंडर्ड डिवीजन होगी, तो 3 से आप कर दें मल्टीप्लाई। अच्छा, अब यहाँ कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट, स्टैंडर्ड डिवीजन पूछ रहा है इसलिए हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर वेरिएंस पूछ रहा होता हम 9 से मल्टीप्लाई करते होते। 3 से मल्टीप्लाई करके आपका 2.5 3 क्या होता है, 2.5 3 होता है 7.5। कंबाइंड मीन वो वाला मीन होता है जहां वेट्स आर द साइज ऑफ ईच ग्रुप। कौन सी ऐसी मीन होती है जहां वेट्स की हम बात करते हैं, तो वेटेड अरिथमेटिक मीन होता है। और आखिरी कुछ सवालात, एक क्लास में 20 स्टूडेंट्स हैं, अच्छा उसके मीन है 25, क्लास में 18 लड़के हैं जिनके मीन मार्क्स हैं 20, दो बताएं खातून कितने को मार्क्स ले सकती हैं। ये तो आज शाम पता चलेगा टेस्ट के बाद, लेकिन इस क्लास का भी देख लेते हैं। क्लास के बाद वो अभी मैडम बताएंगी। क्लास में 20 स्टूडेंट्स हैं और मेन मार्क्स है 25, यानी कि 25 इज इक्वल टू x जो भी कोई है, और क्लास में स्टूडेंट टोटल थे 20, तो 25 20 का कितना होता है 500। आपके पास x आ गया 500। अगली बात हमें क्या बच रही, क्लास में 18 लड़के हैं, अगर 18 लड़के हैं तो 2 लड़कियां भी होंगी। तो मीन मार्क्स, अगर जो लड़कों के मीन मार्क्स की बात की जाए, देयर आर 18 बॉयज इन द क्लास विद मीन मार्क्स ऑफ 20, तो बताएं खवातीन के मार्क्स कितने हो सकते हैं। तो वंस अगेन एक और हमने मीन लिया, ये आपके पास आया 20 आपका मीन है जो कि 18 लड़कों का है, तो 20 18 कितने होते हैं, ये आपके पास आया 360। अब ज़रा समझें ये हो क्या रहा है, ये जो 360 है ये लड़कों के नंबर का सम है। तो अगर लड़कों के नंबर का आपके पास सम है और टोटल लड़कों का टोटल नंबरों का सम है, तो उनका अगर डिफरेंस हम ले लें तो बस लड़कियों का सम आ जाएगा। तो 500 माइनस 360 आपके पास आएगा 140। अब वो हमसे पूछ क्या रहा है, व्हाट इज द हाईएस्ट पॉसिबल मार्क्स ऑफ अ सिंगल स्टूडेंट। अगर 2 लड़कियां हैं और दोनों ने मिला के 140 लिए हैं, तो हाईएस्ट डिफरेंस क्या हो सकता है, एक ने 0 मार्क्स लिए होंगे, एक ने 140 मार्क्स लिए होंगे। तो क्या 140 कोई ऑप्शन है, यस। और दूसरा सवाल एग्जैक्टली यही डाटा
इतने मार्क्स हैं, बताएं टोटल मार्क्स स्कोर्ड बाय 2 गर्ल्स। तो दोनों लड़कियों ने मिला के कितने मार्क्स लिए हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है, 140। ये था हमारा चैप्टर 8, अल्हम्दुलिल्लाह फिनिश हुआ। सर ये जो पहले वाला ऑप्शन है इसमें तो दोनों का मिला के दोनों में सिंगल सेवेंटी नहीं होगा, व्हाट कैन बी द हाईएस्ट पॉसिबल मार्क्स ऑफ अ सिंगल गर्ल स्टूडेंट? तो वो कंबाइन 140 है ना, तो सिंगल का हाईएस्ट पॉसिबल का मतलब है मैक्सिमम कितना को डिफरेंस आ सकता है, तो मैक्सिमम इतना ही डिफरेंस आ सकता है ना कि एक ने 0 नंबर लिए हुए हों। तो दूसरी 70 ले सकते हैं ना, 140 तो नहीं ले सकते। हाईएस्ट पॉसिबल मार्क्स, दूसरी अगर एक ने 0 लिए तो दूसरी 70 ले सकती है, तो सम तो 70 हो रह जाएगा। टोटल 140 भी तो पूरा करना है। अच्छा एक मिनट, अभी रिकॉर्डिंग बंद करें, अभी हमारी क्लास थोड़ी ख़त्म हुई है। अच्छा भाइयों, मिल के आपस में मिलजुल के मुझे एक टाइम बता दें जो हमारा प्रैक्टिस सेशन होगा।